कक्षा 8वीं के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज के इस क्लास में सामाजिक विज्ञान का अध्याय 2 है आपका। व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। यह आपका अध्याय 2 है। तो अध्याय 2 के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज की इस क्लास में हम कंप्लीट करेंगे। जो 2 नंबर वाले प्रश्न हैं उनको हम आज इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे और साथ में कुछ प्रश्न जो 3 नंबर वाले हैं उनको भी हम पढ़ेंगे। तो 11 महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो में मैं बताऊंगी आपको वार्षिक परीक्षा के लिए। तो पूरा वीडियो लास्ट तक देखें और पूरे प्रश्नों को आप कंप्लीट करें। आसान और सरल भाषा में मैं आपको यहाँ पे आंसर बताने वाली हूँ। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, किस पुर्तगाली यात्री द्वारा भारत तक पहुंचने के लिए समुद्री मार्ग का पता लगाया गया था? क्या है आपका प्रश्न? एक बार फिर से पढ़ेंगे। आपको कोई सा भी प्रश्न हो 2 बार प्रश्न को पढ़ना है ताकि अच्छे से समझ में आ सके कि प्रश्न में हमसे क्या पूछा गया है। तो प्रश्न है, किस पुर्तगाली यात्री द्वारा भारत तक पहुंचने के लिए समुद्री मार्ग का पता लगाया गया था? तो इसका आंसर है 1498 में पहली बार भारत तक पहुंचने के लिए पुर्तगाल के खोजी यात्री वास्को डी गामा ने समुद्री मार्ग का पता लगाया था। फिर से पढ़ लीजिए। आंसर क्या है? 1498 में। किसमें? 1498 में पहली बार। कितनी बार? पहली बार। पहली बार 1498 में पहली बार भारत तक पहुंचने के लिए। किस तक पहुंचने के लिए? भारत तक पहुंचने के लिए। प्रश्न में भी दिया गया है भारत तक पहुंचने के लिए। क्या हुआ? पुर्तगाल के, किसके? पुर्तगाल के खोजी यात्री कौन है? वास्को डी गामा ने। किसने? वास्को डी गामा ने समुद्री मार्ग का पता लगाया था। तो समुद्री मार्ग का पता किसने लगाया था? वास्को डी गामा ने समुद्री मार्ग का पता लगाया था। तो ये आपका इस प्रश्न का आंसर है। 1498 में पहली बार भारत तक पहुंचने के लिए पुर्तगाल के खोजी यात्री कौन है? वास्को डी गामा ने समुद्री मार्ग का पता लगाया था। तो ये आपका पहला प्रश्न का आंसर पूरा हो गया है। अगला प्रश्न है, अंग्रेज पहले किस रूप में भारत आए? जो अंग्रेज थे वो जब भारत आए थे, पहली बार जब वो भारत आए थे तो कौन से रूप में आए थे? तो बहुत ही छोटा सा प्रश्न है लेकिन 2 नंबर का है। अंग्रेज पहले एक छोटी सी व्यापारिक कंपनी के रूप में भारत आए थे। तो अंग्रेज पहले, इतना प्रश्न में से लिखना है, एक छोटी सी व्यापारिक कंपनी के रूप में। कितना लिखना है आपको आंसर? एक छोटी सी व्यापारिक कंपनी के, फिर आपको प्रश्न में से लिखना है के रूप में भारत आए। तो बहुत ही आसान और सरल है इस प्रश्न का आंसर। अंग्रेज पहले एक छोटी सी व्यापारिक कंपनी के रूप में भारत आए थे। तो ये आपका दूसरा प्रश्न भी पूरा हुआ, 2 नंबर का है। तीसरा है आपका, प्लासी का युद्ध कब और किसके मध्य लड़ा गया? जो प्लासी का युद्ध था कब, यानी कि कौन से समय में लड़ा गया और किसके मध्य यानी कि बीच में, किसके बीच में लड़ा गया? तो प्लासी का युद्ध सन 1757 में रॉबर्ट क्लाइव एवं सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया। किसके बीच? देखिए जगह मतलब सन पूछा गया है कि कब, समय पूछा गया है एक तरह से कि कब लड़ा था। तो प्रश्न में से आपको कहां से कहां तक लिखना है? प्लासी का युद्ध, इतना आपको प्रश्न में से लिखना है। कब की जगह आपको लिखना है सन 1757 में रॉबर्ट क्लाइव एवं अब आपको बताना है कि किसके मध्य लड़ा, किसके बीच? तो सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था। क्या याद रखना है? केवल 1757 में रॉबर्ट क्लाइव एवं सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था। तो ये आपके 3 प्रश्न कंप्लीट हो गए हैं।
अब अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है आपका, बक्सर युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? जो बक्सर का युद्ध हुआ था, इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का जो नेतृत्व था वो किसने किया? तो इसका आंसर रहेगा आपका, बक्सर युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने किया। तो देखिए ये छोटा सा प्रश्न है लेकिन 2 नंबर का इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो कंप्लीट अच्छे से करिएगा। बक्सर युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व, इतना आपको प्रश्न में से लिखना है यहाँ तक। किसने किया था, किसने की जगह पे आपको नाम बताना है, रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। तो ये इस प्रश्न का आंसर आपका पूरा हुआ, चौथा प्रश्न। पांचवा प्रश्न पढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न है, इजाजतनामे से क्या आशय था? क्या है आपका प्रश्न, इजाजतनामे से क्या आशय था? तो आंसर है इसका, इजाजतनामे से आशय एक ऐसा अनुमति पत्र है। क्या है इजाजतनामे से आशय, क्या है कि एक ऐसा अनुमति पत्र है। अनुमति यानी कि आज्ञा देना। अगर कोई कार्य किया जाता है तो जैसे हमें घर से बाहर जाना है तो हम अपनी मम्मी से पूछेंगे, अपने पापा से पूछेंगे, तो इस तरह से उन्होंने क्या है हमें इजाजत दी है, अनुमति दी है, आज्ञा दी है उन्होंने कि हाँ जाओ। तो इस तरह से क्या है अनुमति देना। तो अनुमति पत्र है इजाजतनामा, क्या है एक अनुमति पत्र है, एक आज्ञा की तरह है, क्या है एक पत्र है, इजाजत दी जाती है जिसे प्राप्त करके अनुमक व्यक्ति, जिसे प्राप्त करके अनुमक व्यक्ति यानी कि जैसे आपकी मम्मी ने आपको आज्ञा दी है तो आपको क्या है अनुमति मिल गई है, तो आप क्या है अनुमक व्यक्ति है को अनुमक काम करने का हक मिलता है। जिस व्यक्ति को इजाजत दी जाती है, जैसे आपने अपनी मम्मी से इजाजत ली है, आपको मिली है, तो आप अनुमक व्यक्ति हैं। अनुमक व्यक्ति को काम करने का पूरा हक मिलता है, यानी कि आपको पूरा हक मिला है, आप कहीं भी जा सकते हो, इस तरह से आपको हक मिला है। तो इस प्रश्न का आंसर है ये। मैंने आपको आसान भाषा में यहाँ पे समझाने का प्रयास भी किया है, जो कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि इजाजतनामे से क्या सही है। इजाजतनामे से आशय एक ऐसा अनुमति पत्र है जिससे प्राप्त करके अनुमक व्यक्ति को अनुमक काम करने का हक मिलता है, यानी कि जो जिसे आज्ञा मिल चुकी है वो आज्ञाकारी व्यक्ति क्या करेगा, आज्ञाकारी काम करने का हक उसको मिला है। आपके पापा ने कहा है कि हाँ अपने दोस्त के पास जाओ, तो आपको आज्ञा मिल गई है, तो आप क्या करेंगे, जाएंगे अपने दोस्त के पास, क्योंकि आप क्या है अनुमक व्यक्ति है, आपको पूरा हक दिया गया है आपके दोस्त के पास जाने का, तो आप क्या करेंगे, जाएंगे। तो आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है, इजाजतनामे से क्या सही है, इजाजतनामे यानी कि आज्ञा मिल गई है, आपको छुट्टी मिल गई है, इजाजत मिल गई है कुछ भी करने को। तो इस प्रश्न का आंसर अच्छे से समझ में आया होगा आपको। अगला प्रश्न है आपका छठा, यूरोप के बाजारों में भारत की किन वस्तुओं की मांग अधिक थी? जो यूरोप का बाजार था, यूरोप के बाजार में भारत की किन वस्तु यानी भारत की ऐसी कौन सी वस्तुएं थी जिनकी मांग अधिक रही थी, अधिक मांग थी इनकी यूरोप के बाजार में? तो इसका आंसर भी आपका आसान है, सरल रूप में मैंने आंसरों को लिखा है। तो क्या है इसका आंसर, यूरोप के बाजारों में भारत में बने, इतना आपको इस क्वेश्चन में से लिखना है। यूरोप के बाजारों में भारत में, भारत तक लिखना है, भारत में बने बारीक सूती कपड़े, क्या बने बारीक सूती कपड़े यानी कि बारीक सूती कपड़े थे वो। दूसरा है रेशम तथा काली मिर्च, लौंग और दालचीनी की मांग थी। किस किस की मांग थी, बारीक सूती कपड़े की मांग रही थी, दूसरा रेशम की, इलायची की, काली मिर्च, लौंग और दालचीनी की मांग सबसे ज्यादा थी। तो ये तो आसान है, सुने हुए शब्द हैं, आप
आपको अच्छे से याद भी रह जाएंगे कि यूरोप के बाजारों में भारत में बने कौन सी वस्तुएं बनी थी? भारत में बने बारीक सूती कपड़े, रेशम तथा काली मिर्च, लौंग और दालचीनी आदि की मांग रही थी। आप बारीक सूती कपड़े, रेशम, काली मिर्च लिख देंगे तब भी आपको नंबर मिलेंगे, लेकिन ये सब सुने हुए वर्ड हैं इसलिए मैंने 2 शब्द यहाँ पे ज़्यादा बताए हैं ताकि अगर आप भूल भी जाए इतने में से 1-2 लिखेंगे तब भी याद रहेगा, पूरा लिख देंगे तो भी फुल नंबर आपको मिलेंगे। लेकिन सरल शब्द थे इसलिए मैंने यहाँ पे शामिल कर दिए। काली मिर्च भूल जाएंगे तो दालचीनी नहीं भूलेंगे, दालचीनी भूल जाएंगे तो काली मिर्च याद रख सकते हैं, लौंग याद रख सकते हैं, इस तरह से। तो अब अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका 7वां। ईस्ट इंडिया कंपनी टीपू सुल्तान को खतरा क्यों मानती थी? जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो टीपू सुल्तान, टीपू नाम से कोई सुल्तान है, उनको खतरा क्यों मानती थी? खतरा यानी कि डर लगता था एक तरह से, डर सा बना रहता था, खतरा था एक तरह से उनके लिए। तो वो ईस्ट इंडिया कंपनी टीपू सुल्तान को खतरा क्यों मानती थी? तो इसका आंसर रहेगा टीपू सुल्तान एक शक्तिशाली शासक था। जो टीपू सुल्तान था वो क्या था? शक्तिशाली शासक था। अब देखिए शक्तिशाली होगा, बहादुर होगा जब भी जाकर खतरा लगता था, जब जाकर अगर कोई बहादुर व्यक्ति है, शक्तिशाली कोई व्यक्ति अगर हमारे सामने खड़ा रहेगा तो उससे हमें डर लगेगा। कब लगेगा? जब वो हमसे ज्यादा ताकतवर रहेगा, जब जाकर ही हमें उससे डर लगेगा। तो टीपू सुल्तान क्या था? एक शक्तिशाली शासक था तथा सुल्तान कंपनी के साथ कारोबार करने से रोक दिया करता था। वो शक्तिशाली था तो क्या करता था? कंपनी के साथ कारोबार यानी कि कोई कार्य करता था, कोई बिजनेस, कोई भी कार्य उनके बीच होता था तो उसको क्या है, बड़े पैमाने पे कार्य किया जाता है यानी कि बड़े-बड़े काम करते थे तो उसको क्या बोला जाता है? कारोबार। तो कारोबार करने से रोक दिया करता था यानी कि मना कर देता था। तथा सुल्तान समय-समय पर अपनी सेना के द्वारा दृष्टिकोण भी करता था। क्या करता था साथ में? जो टीपू सुल्तान है वो क्या करते थे? कंपनी के साथ कारोबार करने में रोक लगा देते थे। जो कारोबार है उनको नहीं करने देते थे। साथ में सुल्तान क्या है? समय-समय पर दृष्टिकोण रखते थे यानी कि कोई गलत कार्य तो नहीं हो रहा है, इस तरह की देख-रेख वे करते थे। तो क्या यहाँ पे होगा? दृष्टिकोण। दृष्टिकोण यानी कि देखभाल करते थे वो समय-समय पर, इसलिए क्या है? कंपनी टीपू सुल्तान को खतरा मानती थी, इसलिए क्या है? जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी वो टीपू सुल्तान को खतरा मानती थी। समझ में आया होगा इस प्रश्न का आंसर। कठिन नहीं है, बहुत ही सरल है कि जो टीपू सुल्तान है वो एक शक्तिशाली शासक थे, एक ताकतवर योद्धा थे एक तरह से। तथा सुल्तान क्या है? कंपनी के साथ कारोबार करने से रोक दिया करते थे, रोक-टोक लगा देते थे। और सुल्तान समय-समय पर अपनी सेना के द्वारा दृष्टिकोण भी करता था यानी कि टाइम-टाइम पर, जैसे हम टाइम-टाइम पर टीवी देखते हैं उसी तरह से वो क्या है? टाइम-टाइम पर क्या करते थे? दृष्टिकोण यानी कि देखभाल करते थे। इसलिए कंपनी क्या है? टीपू सुल्तान को खतरा मानती थी। तो इतना आपको प्रश्न में से लिखना है, इसलिए टीपू सुल्तान को खतरा मानती थी। तो इस प्रश्न का आंसर अच्छे से समझ में आया होगा आपको। अगला प्रश्न क्या है आपका 8वां। 1857 में विद्रोहियों ने बहादुर शाह जफर को अपना नेता क्यों मान लिया? जो 1857 में विद्रोही थे, इन्होंने बहादुर शाह जफर को अपना नेता क्यों मान लिया? तो इसका आंसर रहेगा 1857 में विद्रोहियों ने बहादुर शाह जफर को अपना नेता मान लिया क्योंकि। तो इतना इस प्रश्न में से लिखना है। फिर से बता देती हूँ आपको कि 1857 में विद्रोहियों ने बहादुर शाह जफर को अपना नेता, क्यों की जगह पे मान लिया लिखना है, क्यों हटा देना है आपको, नेता मान लिया। फिर आपको लिखना है क्योंकि। क्यों मान लिया? क्योंकि उन्हें एक ताकतवर नेता दिखाई दिया।
क्यों माना था? क्योंकि एक ताकतवर, एक शक्तिशाली, एक बहादुर नेता उनको दिखाई दिया, इसलिए उन्होंने इसको क्या मान लिया था? एक नेता मान लिया था। तो कुछ भी नहीं है, केवल एक वर्ड शामिल करना है आपको, एक ताकतवर नेता दिखाई दिया। क्या हुआ? एक ताकतवर नेता, एक बहादुर, शक्तिशाली लिखेंगे तब भी आपको फुल नंबर मिलेंगे, क्योंकि इन सब का अर्थ ही यही निकलता है, ताकतवर, बहादुर, शक्तिशाली, ये सब। तो 1857 में विद्रोहियों ने बहादुर शाह जफर को अपना नेता मान लिया, क्योंकि उनमें उन्हें एक ताकतवर नेता दिखाई दिया। तो ये आपका 8वां प्रश्न का आंसर हो गया। 9वां प्रश्न है आपका, सहायक संधि का क्या अर्थ था? जो सहायक संधि है इसका क्या अर्थ होता है? इस तरह का आपका प्रश्न है। तो यह एक प्रकार की मैत्री संधि थी। क्या है सहायक संधि? यानी कि सहायता मांगते हैं, किसी से सहायता मांगेंगे तो क्या है, आपस में मित्र ही बनेंगे। तो इस तरह से क्या है, सहायक संधि यानी कि सहायता मिलेंगी। जब जैसे दोस्त दोस्त सहायता करते हैं तो क्या है, एक तरह से दोस्ती है, मित्र हैं, तो उसी तरह से यहाँ पे क्या है, मैत्री है। तो यह एक प्रकार की मैत्री संधि थी। तो आपको समझ में आए केवल इसलिए मैं इस तरह के शब्दों का यूज यहाँ पे कर रही हूँ। तो समझने का आप प्रयास करें कि सहायक संधि क्या थी। तो यह एक प्रकार की मैत्री संधि थी जिसका प्रयोग 1798 से 1805 तक भारत के गवर्नर कौन थे? जनरल लॉर्ड वेलीजली। क्या थे? गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलीजली। ये जो नाम है इम्पोर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। वेलीजली ने भारत के देशी राज्यों से संबंध स्थापित करने के लिए किया था। तो कुछ भी नहीं है, केवल एक दो बार अच्छे से समझेंगे, समझ में आ जाएगा आपको। सहायक संधि क्या है? यह एक प्रकार की मैत्री संधि थी। क्या थी? यह एक प्रकार की मैत्री संधि थी जिसका प्रयोग, अब देखिए सहायक संधि थी, मित्रता थी, तो प्रयोग भी किया होगा कहीं पर, अपनी दोस्ती को इन्होंने आजमाया भी होगा। तो इन्होंने क्या किया, इसका प्रयोग किया। कब किया? 1798 से 1805 तक। कब तक किया था? 1758 से 98 से 1805 तक किया। और भारत के गवर्नर कौन थे? जनरल लॉर्ड वेलीजली। कौन थे? लॉर्ड वेलीजली ने क्या किया था? भारत के देशी राज्यों से संबंध स्थापित किया। किससे संबंध स्थापित किया इन्होंने? देशी राज्यों से इन्होंने अपना संबंध स्थापित किया, अपना संबंध बनाया। इसलिए सहायक संधि यहाँ पे हुई थी। तो समझ में आया होगा अच्छे से। यह एक प्रकार की मैत्री संधि थी जिसका प्रयोग 1798 से 1805 तक भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलीजली ने भारत के देशी राज्यों से संबंध स्थापित करने के लिए की गई थी ये संधि। अब हमारा 10वां प्रश्न क्या है उसको पढ़ेंगे। तो ये आपका 10वां प्रश्न है, बक्सर के युद्ध के क्या परिणाम हुए थे? जो बक्सर का युद्ध हुआ था इसके क्या परिणाम हुए थे? तो इससे क्या क्या जो परिणाम है वो हम इस वीडियो में पढ़ लेते हैं जल्दी से। तो बक्सर की लड़ाई में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हुई थी। पहला परिणाम क्या हुआ था कि जब कोई सा भी युद्ध होगा तो उसमें हार जीत तो होती है, कौन हारा कौन जीता। तो बक्सर की लड़ाई में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हुई। किसकी जीत हुई थी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हुई। पहला परिणाम ये हमें देखने को मिला। दूसरा, इस युद्ध के बाद मुगल साम्राज्य के पतन में योगदान दिया। दूसरा क्या हुआ? इस युद्ध के बाद क्या हुआ? युद्ध तो समाप्त हो गया, इसके बाद क्या हुआ? मुगल साम्राज्य के पतन में योगदान दिया। तीसरा है आपका, बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेजों ने भारत में अपने शासन का विस्तार किया। तीसरा क्या हुआ कि जब बक्सर के युद्ध के बाद, जब बक्सर का जो युद्ध है वो समाप्त हुआ,
उसके बाद अंग्रेजों ने क्या किया, भारत में अपने शासन का विस्तार किया, यानी कि जो अंग्रेज थे इन्होंने अपने शासन को विस्तार दिया, यानी कि बढ़ावा दिया, फैलाव किया इन्होंने अपने शासन का इन्होंने फैलाव यानी कि अधिक से अधिक मात्रा में इन्होंने राज्य किया। अगर विस्तार का अगर अर्थ हम देखें, फैलाव करना, बड़े रूप में फैलाव इन्होंने किया अपने शासन का। तो कुछ भी नहीं है, एक बार फिर से समझ लीजिए कि बक्सर की लड़ाई में किसकी जीत हुई, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की। ब्रिटिश अगर भूल भी गए तो ईस्ट इंडिया कंपनी लिख दीजिए, नंबर मिल जाएगा आपको कि बक्सर की लड़ाई में ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हुई थी। दूसरा, इस युद्ध के बाद मुगल साम्राज्य के पतन में योगदान दिया। क्या हुआ, इस युद्ध के बाद मुगल साम्राज्य के पतन में योगदान दिया। तीसरा, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने भारत में अपना शासन का विस्तार किया। तो ये 3 पॉइंट हो गए, 3 नंबर का प्रश्न है। अब अगला प्रश्न क्या है आपका, 11वां प्रश्न है आपका, जो कि हमारा अंतिम प्रश्न है। स्थानीय शासकों और कंपनी के बीच टकराव के क्या कारण थे। जो स्थानीय शासक हैं और कंपनी के बीच टकराव के क्या कारण थे, जब ये आपस में दोनों टकरा रहे थे तो इनके बीच के क्या कारण हुए थे। तो इसका आंसर है, स्थानीय शासकों और कंपनी के बीच टकराव के विभिन्न कारण थे, जैसे विस्तारवादी नीतियां, अतिक्रमण तथा भारी कर लगाना और स्थानीय मामलों में हस्तक्षेप करना आदि। तो इस प्रश्न का आंसर आसान शब्दों में मैंने लिखा है कि स्थानीय शासकों और कंपनी के बीच टकराव के विभिन्न कारण थे। तो इस तरह से हेडिंग आपको यहाँ पे डाल लेनी है। विभिन्न कारण थे, क्या कारण थे, विस्तारवादी नीतियों को अपनाना, अतिक्रमण तथा भारी कर लगाना और स्थानीय मामलों में हस्तक्षेप करना। विस्तारवादी नीति अपनाएंगे या फिर अतिक्रमण करेंगे या फिर भारी कर लगाएंगे, और स्थानीय जो मामले हैं, स्थानीय जो काम है उनमें ये हस्तक्षेप करना आदि, इस तरह के टकराव इन दोनों के बीच हो रहे थे। तो आपको अच्छे से पूरे प्रश्नों के आंसर समझ में आए होंगे। मैंने आपको आसान और सरल शब्दों में समझाने का प्रयास किया है। ऐसा नहीं है कि जो किताबी वर्ड हैं उनको लिया है, मैंने आपकी भाषा में भी आपको इन प्रश्नों के आंसर समझाने का प्रयास किया है। तो आपको अच्छे से पूरे प्रश्नों के आंसर समझ में आए होंगे। तो आज की इस वीडियो में सामाजिक विज्ञान का अध्याय 2 जो कक्षा 8वीं का था, हमने पूरे 11 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वार्षिक परीक्षा के लिए कंप्लीट किए हैं। आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, तो नोटबुक में नोट कर लीजिए और अच्छे से आप कंप्लीट करें। अगले वीडियो में और इम्पोर्टेंट प्रश्न जो 5 नंबर वाले हैं उनको हम पढ़ेंगे, जब तक आप इन 11 प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट कर लें।